हेलो डियर साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं राहुल सर और आज हम पढ़ेंगे पैरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट। जी हाँ, आवर्त सारणी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अक्सर आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कवर नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, अगर वो क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट हो जाता है तो वो क्वेश्चन कभी हम भूलते नहीं है। तो आज जो है ना दोस्तों, आज की वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इनको स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप यदि नए व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और ना लगे तो कोई बात ही नहीं मेरे भाई, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम जीरो लेवल से चलेंगे और जीरो लेवल से लेकर हम हाई लेवल तक पहुंचेंगे। इससे जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ही बन सकते हैं, वो हम कभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। इनने बोला जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो जनक किससे कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहां पर ये सोच रहे हैं कि सर आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने भी दी थी, हेनरी मोजले साहब ने भी दी थी, लेकिन हेनरी मोजले साहब ने जो टेबल दी थी उसको हम पढ़ते हैं और मेंडलीफ की टेबल को नहीं पढ़ते। तो हम ये पूछ ही नहीं रहे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई, अगर हम बात करें मेंडलीफ साहब की, अगर हम मेंडलीफ साहब की बात करें तो मेंडलीफ साहब ने 1869 में अपनी टेबल दी थी। लेकिन अगर मोजले साहब की बात करें तो मोजले साहब ने 1913 में अपनी टेबल दी थी। जो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले साहब की है जो 1913 में दी गई थी, और 1869 में किसने दी थी? मेंडलीफ साहब ने दी थी। अच्छा ये बताओ, 1913 में जो है ना जो टेबल दी गई थी वो मोजले साहब ने 1869 में जो मेंडलीफ साहब की टेबल थी उसके ऊपर दी थी, उसको देखकर दिया था। लेकिन अगर हम बोलें कि जनक कौन है, तो जनक भाई मोजले साहब को थोड़ी बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा? मेंडलीफ साहब को, क्योंकि इनने पहले दी थी, ठीक है। तो मेंडलीफ जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी के कौन है? जनक है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे अगर थोड़ी सी बात कर लूं, ये तो हमने बता दिया कि 1869 में इनने अपनी टेबल दी थी, लेकिन इन्होंने 1869 में कितने तत्वों का अपनी टेबल में वर्गीकरण किया था? तो इन्होंने अपनी टेबल में 63 तत्वों का मात्र वर्गीकरण किया था। मात्र 63 तत्व थे 1869 में, और उनका इन्होंने वर्गीकरण किया था। उतने ही तत्व यहां पर खोजे गए थे, ठीक है। एक और आप बात बता दें, इन्होंने अपनी टेबल में 7 आवर्त रखे थे। आवर्त मतलब आड़े खाने होते हैं, अभी आगे पता चल जाएगा। और 9 इन्होंने क्या किए थे? वर्ग रखे थे। और एक और विशेष बात मेंडलीफ की आवर्त सारणी से, कि जो मेंडलीफ साहब थे इन्होंने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। इन्होंने वर्ग 1 में भी रखा था, इसलिए वर्ग 7 में भी रखा था हाइड्रोजन को, 2 वर्गों में, 1 में और 7 में। इसलिए जो आपका हाइड्रोजन है इसको आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो अभी और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, इसकी क्लियर करते जाना, टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी। अब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात आ गई है, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी अपने खुद के नाम से जानी जाती है, लेकिन मोजले साहब की जो आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। तो यहां बोला है आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने की थी? तो हेनरी मोजले ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। कितने तत्वों पर इन्हें क्या वर्गीकरण किया? तो जो हेनरी मोजले साहब ने, इन्होंने 118 तत्वों का वर्गीकरण किया था, लेकिन मेंडलीफ साहब ने केवल आपके 63 तत्वों का वर्गीकरण किया था। आगे आपको टेबल दिखा के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी यहां पर समझ लो, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, ठीक है। ये टेबल है, अब इसको मैं टेबल को पूरी लेके आ रहा हूं, यहां पर समझ लो। देखो ये आपकी जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी है जो 1913 में दी गई थी, जो मोजले साहब की है, 118 तत्व है, ठीक है। आप देख लो ये 118 तत्व दिख रहे हैं ना आपको, ये 118 तत्व, क्लियर है। अब यहां पर हमें जानना ये जरूरी है कि 118 तत्व में जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही ना मेरे भाई, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही ना ये मेरे भाई, ये दिख रही है ना, ये खड़ी लाइनें आप काउंट करो, देखो 118 है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ देखो 18। खड़ी लाइनें कितनी है? 18। ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको वर्ग बोला जाता है या समूह बोला जाता है, वर्ग या समूह बोला जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, एक जो आपको आड़ी लाइनें दिख रही हैं, ये एक आड़ी लाइन, ये दूसरी है, ठीक है, ये तीसरी है, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो ये जो आड़ी लाइन है इनको आवर्त बोला जाता है, ठीक है, आवर्त पीरियड, ठीक है। और खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें, अब बोलोगे सर ये तत्व कहां से उत्पन्न हो गए? जो नीचे आपने जो तत्व रखे हैं ये तत्व कहां से उत्पन्न हो गए सर? तो ये जो मेरे भाई है यहीं से निकाल दिए गए, जो आपका दिख रहा है ना यहाँ, इनको भी बात करूंगा, बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब क्लियर है। तो ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं जो यहां से निकाले गए हैं, ठीक है। चलो आगे समझो, ये जो पहला और दूसरा वर्ग है ये एस ब्लॉक का है, ठीक है।
वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक जो आपका पी ब्लॉक है, और 3 से लेकर जो 12 तक है वो आपका डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? डी, एक सेकंड, हाँ डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। ये आपका डी ब्लॉक है 3 से 12। और जो अलग से रखे हैं ना ये तत्व, ये जो आपके कौन से हैं? ये एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इतना अभी आपके लिए काफ़ी रहेगा, बाकी आगे मैं चीज़ों को क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा इन तत्वों में हमें पता चल गया कि ये कितने तत्व हैं सर? 118 तत्व हैं मेरे भाई। कितने हैं? 118 तत्व हैं। अब प्राकृतिक तत्व मतलब प्रकृति में कितने तत्व मिले? क्या पूरे 118 तत्व प्रकृति में मिले? नहीं, प्राकृतिक तत्व केवल 94 है। कितने? 94, 94 है। लेकिन कृत्रिम तत्व, ठीक है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है, मानव निर्मित। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तत्वों को बनाया भी गया है। तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94, लेकिन कृत्रिम तत्व की बात करें तो 24 हो गया। इनको ऐड करो 180 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अब आगे इतना समझ गए। अब इनमें इन तत्वों में 91 है ना, 91 धातु हैं, धातु। ठीक है, अधातु कितनी है? देखो धातु हमेशा धनायन होती है, ठीक है, और अधातु हमेशा ऋणायन होती है, और उपधातु होती है उनमें धनायन और ऋणायन दोनों हो सकता है। तो धातु कितनी है? 11 है। ठीक है, अधातु कितनी है? 20 है, और आपका जो उपधातु है मतलब वो कितनी है? 7 है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, इतना समझ गए ना आप? प्राकृतिक कितने हैं? क्या 118 तत्व खोजेगा? नहीं, 94। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात कर लो। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी थी इसमें तत्वों को क्रम जो है ना वो रखा गया है। आप खुद ही देख लो, खुद ही देख लो आप। ठीक है, एक सेकंड ऊपर करता हूँ टेबल को। ठीक है, ये है, देखो आपको, देखो खुद ही देख लो आप। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा है, देखो पहले परमाणु क्रमांक 1 वाला रखा गया है। ठीक है, एक छोटा सा करता हूँ, ठीक है ना। फिर आपको 2 वाला रखा गया है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। कितने, किसके आधार पर रखा है भाई? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा है। ठीक है, परमाणु क्रमांक, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक। लेकिन अगर यही बात हम मेंडलीव की टेबल की कर लें तो उन्होंने परमाणु भार को महत्व दिया है, परमाणु भार के आधार पर उन्होंने अपनी टेबल में रखा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व, बिल्कुल आप जानते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन था। कौन है? ठीक है, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक ए मेरे भाई, पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है पहला तत्व? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है? ठीक है, तो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप आंसर देख लेना। हाइड्रोजन है पहला तत्व। क्या है? हाइड्रोजन, और उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। क्लियर। चलो अगले बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। सबसे हल्की अक्रिय गैस, अब यहाँ से बोला गया सबसे हल्की जो है ना अक्रिय गैस कौन सी? देखो भाई, अगर मैं हल्की गैस की बात करूं आवर्त सारणी में, सबसे हल्की गैस की अगर बात करूं तो सबसे हल्की गैस जो है हमारी वो है आपकी हीलियम। क्या है? हीलियम। अक्रिय भी है, हीलियम सबसे छोटी अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम। क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी, देखो अगर हम तत्व की बात करें, पहला तत्व है तो ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका हीलियम। ठीक है, तो हीलियम सबसे देखो ये जो आपका 18वां वर्ग दिख रहा है ना, ये वाला, एक सेकेंड, जो आपको 18वां वर्ग दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो है ना वो अक्रिय गैस वाला तत्व है। ठीक है, अक्रिय गैस वाला। और जो 17वां आपको दिख रहा है, एक सेकेंड में दिखा दे रहा हूँ, ये 17वां दिख रहा है, ये 17वां है हैलोजन वाला। क्या है? हैलोजन वाला। ठीक है, आगे आपको और चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा? भाई आपको आवर्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। देखो आवर्त अगर बात करें तो हमें पता है, आवर्त हमने बता दी आड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, आड़ी लाइनें ये इस टाइप की, और ये कितनी है? 7 हैं। कितनी है? 7। तो आवर्त कितने होगा? 7। अब इन आवर्तों में किस आवर्त में कितने तत्व हैं उनको कैसे याद रखें? तो देखो अगर किस आवर्त में कितने तत्व हैं अगर इनको याद रखना है तो हमें ये रखना पड़ेगा 2, मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस क्रम से याद रखना है। ठीक है, अब देखो चौथा जो आवर्त है इसमें 32 ही तत्व हैं। कितने तत्व हैं? अब ये 24 क्यों लिखा? देखो तत्व हमारे कितने हैं? 32 हैं, लेकिन कुछ तत्वों का देखो खोज हो गई है, नामकरण नहीं हुआ। खोज हो गई है, नामकरण नहीं हुआ, इसलिए आपको ये जो टेबल है इसमें 24 तत्व मिलते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। बाकी हैं तत्व 32 ही, लेकिन खोज हो गई है, नामकरण नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर 24 लिखा है। क्लियर है। तो आप ध्यान रखना है कि जो है ना आपकी टेबल में 7 आवर्त हैं, तो पहले आवर्त में कितने? 2 है ना, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 24। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा जो तत्व है किस आवर्त में है, तो आप कहोगे सर 6वें आवर्त में है 32 तत्व। ठीक है, तो आंसर आपका यही होगा ना? नहीं होगा? होगा कि नहीं? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? कौन सा है भाई? 6वां है। कौन सा है भाई? 6वां है। क्लियर है। कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? अब ये बोल रहे हैं कि जो 17वां समूह है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूं कि जो 17वां समूह है, इस 17वें समूह को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व। 18वें को अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त हो गया है आधुनिक आवर्त में 17वें को क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे
सबसे हल्का तत्व मेरे भाई, अगर हम बात करें सबसे हल्के तत्व की बात करें, सबसे हल्के तत्व की बात करें तो सबसे हल्का जो, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व धातु का नाम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे जो टाइपिस्ट है उसने थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूं और मैं खुद माफ़ी मांगता हूं कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट मैं इसको सुधरवा दे रहा हूं, टेंशन मत लो। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का जो तत्व या धातु की बात करें तो वो आपकी लिथियम है। क्या है सर? लिथियम, जिसका आपका जो है ना परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार ये होता है लगभग 7, हल्का तत्व। ठीक है, एक और बात जान लो, है ना, हल्का तत्व तो है ही, साथ में अगर हम आपसे पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का और कम घनत्व या सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो आपका लिथियम का। किसका होता है? लिथियम का। एक और कॉन्सेप्ट समझो मेरे भाई, लिथियम धातु है और लिथियम ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। हमारे घर में जो चाकू रखा होता है ना, उस चाकू से हम लिथियम को काट सकते हैं। तो चाकू से किन किन धातुओं को काट सकते हैं? तो आपका जैसे सोडियम हुआ, है ना, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, इन 3 धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसी धातुएं मान, और किसी धातु को हम चाकू से नहीं काट सकते, बाकी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। इतना क्लियर याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, अब जो पूछ रहा है हैलोजन, ये अब डायग्राम काट देना, है ना यार, मैं क्या करूं। ठीक है, माफी मांगता हूं बेटा। ठीक है, हैलोजन तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो हैलोजन आपका क्या है? 17वां वर्ग है। हैलोजन को आपको बता चुका हूं 17वां है। अब देखो, अगर हमें किसी भी वर्ग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो जैसे मान के चलो अगर 10 से ऊपर, देखो हमें पता है 18 ही वर्ग है, 10 से ऊपर 18 ही वर्ग है ना आपके। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है? जैसे ये 17 है तो 10 हटा दो, कितना बचा? 7। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7। अगर आपसे 16वें वर्ग का पूछा तो 10 हटा दो, कितना बचा? 6। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। जैसे 15वां का पूछा 10 हटाओ 5 बची, 13 का 10 हटाओ 3 बची। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। ठीक है ना, चलो तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हम जैसे ये आपके वर्ग हैं तो इनमें देख सकते हैं 17वां है 10 हटाओ 7 बचा, 16वां का 10 हटाओ 6, 15 का 10 हटाओ 5, 14 का 10 हटाओ 4, 13 का 10 हटाओ 3 बचा। ठीक है, लेकिन अब पहले और दूसरे में तो हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला है तो 1 ही होगा, दूसरा है तो 2 ही होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि सर 18वें में कितने होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो मेरे भाई 18वें में एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 18वें में 10 हटाएंगे कितने बचेंगे? 8, और हमें पता है 8 में तो अष्टक पूरा होता है, 8 में अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूरा तो इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, चलो ओ मेरे भाई ना बहुत गड़बड़ किया यार इन लोगों ने। ठीक है ना, अब देखो ना, अब क्रम ही बिगाड़ दिया। ठीक है, अब क्या कर दिया सर? क्रम ही बिगाड़ दिया। तो आप क्रम याद मत रखना, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? भाई ये पूछ रहे हैं, मतलब समान संख्या में प्रोटॉन तो समान होते हैं, ठीक है, लेकिन भिन्न संख्या में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना मेरे भाई, एक बात याद रखना कि देखो आप पता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो परमाणु क्रमांक होता है तीनों एक ही चीज होती हैं। और तुमने ये सुना होगा जिसमें परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक समान है वो समस्थानिक है, और जिसका परमाणु भार समान है वो समभारिक है। परमाणु क्रमांक समस्थानिक, देखो परमाणु क्रमांक समान होगा तो वो एक ही स्थान पे ना रखा जाएगा ना। परमाणु क्रमांक समान मतलब एक ही स्थान पे रखा जाएगा, और जब एक स्थान पे रखा जाएगा तो वो क्या होगा? समस्थानिक। और परमाणु भार तो वो समभारिक। ठीक है, तो कह रहे हैं, है ना, पर प्रोटॉन की संख्या समान, और प्रोटॉन की संख्या समान मतलब परमाणु क्रमांक समान, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन है, वही परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान है, इसको तो देखो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर प्रोटॉन की संख्या समान है मतलब वो समस्थानिक है। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा? देखो जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है वो आपका कौन होता है? चांदी भाई, चांदी की जो चालकता होती है वो सबसे ज्यादा। अब ये विद्युत चालकता की बात कर रहे हैं, हम आपको एक और बता दे रहे हैं, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? वो है चांदी। कौन है भाई? चांदी है। क्लियर है, एक और बात समझ लो चांदी से संबंधित। चांदी जो है ना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना। देखो दो चीजें ऐसी हैं, है ना, हमारा सिल्वर और हमारा गोल्ड, सोना और चांदी जो ऐसे हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इनको भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, कौन से अधातु में चमक होती है? कौन सी मतलब ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है? ठीक है, कौन सी अधातु में चमक होती है, ऐसा बोला गया। ठीक है, अरे भाई ना अधातु की नहीं बात कर रहे हैं भाई, धातु। हाँ चलो ठीक है, सॉरी, कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है? ठीक है, आपको पता है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर तो चांदी है, सोना भी क्या है, सॉरी चांदी जो है वो धातु है, सोना भी क्या है? वो धातु है। लेकिन अगर हम बात करें हीरा की, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? हीरा की बात कर रहे हैं। हीरा आपका जो है ना अधातु। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप है ना मेरे भाई, कार्बन का अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपर रूप। तो जो हीरा है, आपको पता है हीरे में क्या चमक नहीं होती? अगर आप अंधेरे कमरे में रूम में रख दोगे ना तो पूरा जो रूम है अच्छा चमक उठेगा, अच्छा खासा उजाला होगा, मतलब हीरा में चमक होती है। तो अधातु कौन सी जिसमें चमक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई हीरा।
हीरा, हीरा में क्या होती है, चमक होती है। अब देखना कार्बन का ये अपर रूप है, कार्बन का क्या है, अपर रूप। और एक और बात याद रखना कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक। लेकिन कार्बन का देखो दो अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन, फुल्लेरीन भी होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, ऐसा माना जाता है, कहा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा, मतलब मेरे भाई सबसे अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो अक्रिय गैस कौन सा। ऑप्शन देख लिए। इसका जो सही आंसर होने में वाला है मेरे भाई आर्गन। जो आर्गन है वो एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक है ना पाया जाता है, सबसे अधिक जो है ना पाया जाता है। क्लियर। एक बात और समझो, अच्छे से समझो मेरे भाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो उपस्थित नहीं है, मेरे भाई आपको पता है अक्रिय गैसें कितनी हैं, 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपका एक रेडॉन। कितनी गैसें हो गई, 6 गैसें हो गई। क्लियर है। इन 6 गैसों में से ये जो आपको दिख रही है ना 5 गैसें, ये वायुमंडल में उपस्थित हैं, लेकिन रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं उपस्थित होती। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, एक और समझ लो, जो क्रिप्टॉन है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे पहुंचे। ये हमारा आर्गन है, इसका आंसर क्या है, आर्गन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन सी है। भाई अक्रिय गैस कौन सी है, अब भी बताया, हीलियम अक्रिय गैस है, नियोन अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है। तो प्रयोग सभी ना हुआ ना, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ ना, है ना भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार दबा के वीडियो को ना लाइक कर दो यार, वीडियो को दबा के लाइक कर दो यार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो यार, है ना। चलो अरे अगला क्वेश्चन सुनो। ठीक है, यूरेनियम अयस्क का क्या नाम है, यूरेनियम के अयस्क का नाम बताना। भाई यूरेनियम के अयस्क का नाम जो है ना पिच ब्लेंड है। क्या है, पिच ब्लेंड। ठीक है, ओके, आपको याद रखना है। ठीक है, परमाणु बम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है यूरेनियम का, आपको जानते हो। ठीक है, पिच ब्लेंड हो गया इसका। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व बिल्कुल आप सब जानते हो, फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन है, आगे बात ही नहीं करनी। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी भाई, सबसे भारी बोला ना, सबसे भारी बोला ना, तो आप जानते हो कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। अब सबसे नीचे कौन सी गैस रखी है, तो भाई सबसे ऊपर रखी है हीलियम, है ना। सबसे नीचे रखी है रेडॉन, तो रेडॉन हुआ ना इसका आंसर, रेडॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस गैस का ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, किसका होता है ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा, ये हमारा क्वेश्चन है। ऊष्मीमान की बात कर रहे हैं, ऊष्मीमान जान रहे हो, है ना, मतलब गर्माहट की बात हो रही है। किसकी हो रही है, गर्माहट। तो यहाँ पर आप इसका जो सही आंसर होने वाला है मेरे भाई, वो होने वाला है आपका हाइड्रोजन। क्या होने वाला है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका ऊष्मीमान जो है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। मेरे भाई देखो, आपको पता है धातु और अधातु, धातु और अधातु हैं तो उपधातु बनेगा ना। जब धातु और अधातु में लेंगे तो क्या बनेगा, उपधातु बनने वाला है ना। तो धातु के गुण भी हैं और उपधातु के गुण भी हैं। ऐसा कौन सा तत्व है, तो आपको पता है सिलिकॉन। क्या है भाई, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है ना। बोरोन क्या है, उपधातु। जर्मेनियम क्या है, उपधातु। तीनों ही क्या है, उपधातु हैं। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करो। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भाई ये कौन कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% जो है वायुमंडल में पाई जाती है ना। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 20.95%, मतलब 21% ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी है, सबसे चमकदार धातु। ठीक है, तो भाई इनमें से बताना है सबसे, वैसे तो हीरा है, लेकिन इनमें से आपको बताना, हीरा एक पदार्थ है जो आवर्त सारणी का नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा है, तो भाई आवर्त सारणी में सबसे जो चमकदार धातु है वो क्या है, प्लेटिनम। और मेरे भाई एक बात और याद रखना, इस प्लेटिनम को सबसे चमकदार होने के कारण ही उसको सफ़ेद सोना कहते हैं भाई, सफ़ेद सोना। क्या भाई, सफ़ेद सोना। अब एक क्वेश्चन और आता है, काला सोना किसे कहते हैं, तो वो कार्बन को या ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है ना, सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, प्लेटिनम को, सबसे ज़्यादा चमकदार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करो। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है। भाई अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, देखो गिन लो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन और रेडॉन। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। भाई यहाँ तो ऑप्शन गलत आ गया यार, है ना। अक्रिय गैसों की पूछी ना, अक्रिय गैसों की, यहाँ तो गलत आ गया आंसर। ठीक है, चलो हम क्लियर कर देते हैं।
तो मेरे भाई यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है, आप 9 को 6 बना लीजिए। 9 को क्या बना लीजिए? 6। तो आप आखिरी गैसों की संख्या क्या है? 6 है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो कौन कौन नहीं जानता भाई, आयोडीन जो है ना, वो आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि में है ना आपका घेंगा रोग हो जाता है, सीधी बात घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलो दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या हो जाता है भाई? दूध, सबसे पहले तो दूध के बारे में जाने तो दूध क्या है आपका? पायस है। दूध क्या है भाई? पायस है। पायस क्यों है? पायस क्या है? क्योंकि देखो पायस वह पदार्थ होता है वो मतलब पायस क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें दोनों जो मिक्स किए गए पदार्थ होते हैं वो दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, उसको पायस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है दूध है ना, वो जल और बसा से मिलकर बना, जल और बसा से मिलकर बना। अब अगर बात करें जल, तो जल भी द्रव होता है, बसा भी द्रव होते हैं, दोनों द्रवों को मिलाया इसलिए क्या बन गया? पायस। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि जो पायस दूध होता है उसमें जल की मात्रा होती है ज़्यादा और बसा की मात्रा होती है कम। क्लियर? अब आगे बात करें, अब ये पूछ रहा है कि दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है मेरे भाई, कैल्शियम पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, सर्वाधिक पूछ रहे हैं ना। अब भैंसे अगर बात करें है ना, आयोडीन को छोड़ दें है ना, तो बसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बट ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा वाला हमें बताना था। ठीक है, चलो आवर्त सारणी में भाई कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो भाई कार्बनिक रसायन, कार्बनिक जो यौगिक हैं लाखों हैं मेरे भाई, लाखों। तो कार्बनिक यौगिक सबसे ज्यादा है। तो कौन सा तत्व जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है? वो कार्बन बनाता है। ठीक है, तो कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, भाई धातु की बात कर रहे हैं भाई, धातु की बात कर रहे हैं ना, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है मेरे भाई? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। अच्छा, दूसरी धातु कौन सी है? तो मेरे भाई दूसरी धातु है आपकी लोहा। क्या है? लोहा। अब क्वेश्चन सर ये भी उठता है कि सर एल्यूमिनियम का जो है ना, ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो इसका रेट कम होना चाहिए, बट एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा महंगा क्यों है? क्यों? कारण ये है कि मेरे भाई जो एल्यूमिनियम उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है ना, तो कम रेट होना चाहिए बट ज्यादा है। इसका कारण है कि इसको उत्पादन करने की जो विधियां हैं वो महंगी पड़ रही हैं, इसलिए एल्यूमिनियम महंगा है और लोहा सस्ता। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पे कौन है? आयरन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, तारों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भाई तारों में पूछा है। ठीक है, तारों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है वो आपको पता। तो यहाँ से हम दो बातें कर सकते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन हमसे तारों बोला है, सूर्य भगवान की भी बोल सकते हैं, है ना, सूर्य भगवान की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पूछे कि तारों या सूर्य भगवान में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। कितना मेरे भाई? 70 से लेकर 90% तक हाइड्रोजन होता है। किसमें? तारों या सूर्य भगवान में। ठीक है, अब सर एक और तत्व होता है, देखो तारों या सूर्य में एक तत्व और होता है जिसका नाम है हीलियम। दूसरा तत्व क्या है? हीलियम। बट हीलियम कितना होता है? तो हीलियम होता है 10 से 30% तक, 10 से 30% तक। ठीक है, 70 से 90 ये, तो 10 से 30 ये हुआ, बचा हुआ। ठीक है ना, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाता है? हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, थोरियम क्या है? अब यहाँ पर भाई थोरियम क्या इसके बोला है? ठीक है, थोरियम के अयस्क का बोला है। ठीक है, तो मोनेजाइड जो है ना, थोरियम का अयस्क। ठीक है ना। यूरेनियम का क्या था? यूरेनियम का था पिचब्लेंड, तो थोरियम का क्या हो गया? मोनेजाइट हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करो, ब्रह्मांड में। अब भाई यार अभी क्या कर रहे हैं ना, अभी देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था? अभी गया, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अब पृथ्वी की बात हो गई, कौन है पृथ्वी की? कौन है? एल्यूमिनियम। अब भाई ब्रह्मांड की बात करें, देखो धातु एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब भी पूछ रहे हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक, भाई पृथ्वी को, ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी को छोड़कर, ब्रह्मांड पृथ्वी को छोड़कर होगा भाई, पृथ्वी को छोड़कर बोल रहा है। ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। ठीक है, अच्छा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व, अरे भाई मुक्त अवस्था में मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था, जो गोल्ड और सिल्वर और जो गोल्ड है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सिल्वर और गोल्ड हो जाएगा इसका आंसर, है ना। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम, अरे भाई ना त्वरित चांदी, भाई त्वरित चांदी जो है किसको जाना जाता है? त्वरित चांदी। ठीक है, तो आपका जो मरकरी है, इस मरकरी को त्वरित चांदी बोला जाता है। जो सिल्वर है, मरकरी है ना, पारा भी बोलते हैं जिसे, है ना, पारा, इसको हम त्वरित चांदी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व, भाई अब ये क्वेश्चन आ गया, मानव जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो आप सबसे अधिक जानते हो ऑक्सीजन, जो 65% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन की, देखो पहला तत्व कौन है भाई? पहला तत्व है आपका ऑक्सीजन, जो 65% होता है हमारी बॉडी में। दूसरा जो तत्व कौन है? वो है आपका 18.5% हमारे बॉडी में कार्बन है। और तीसरा तत्व कौन है? 9.5% जो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस विशेष बात को याद रखना है। ठीक है ना, चलो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई गई? भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, मत करो यार, है ना, कर दो यार लाइक, है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कर दो ना लाइक यार, है ना, मत करो, है ना, मत करो यार, इतना मतलब इतना भी मत करो यार, है ना। चलो अब क्या कहूँ यार, है ना। चलो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में भाई मैं पहले, ये तो क्वेश्चन पहले आना चाहिए था बट बाद में आ रहा है, कितनी धातुएं? 91।
कितनी धातु है? 91। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व के ओहो संक्रमण तत्व परिवर्ती, जो तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और कितने तत्व हैं भाई? और कितने तत्व हैं भाई? सॉरी संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। किस में है? डी ब्लॉक में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हथेली पर रखने पर कौन सा, ओ भाई हथेली पर रख देते हैं ना, कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो भाई ये सब जानते हो, जो गैलियम और जो सीजियम है, गैलियम और जो सीजियम है ना, ये दोनों तत्व अगर हथेली पर रख दिए जाएं तो पिघल जाते हैं। तो इसका दोनों आंसर आने वाला है, ठीक है ना। चलो आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह? भाई ये क्वेश्चन तो जान चुके हो ना, 18वें वर्ग में रखा गया ना, फिर क्यों आया ये क्वेश्चन? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारा ट्रिक क्या थी भाई? 2 8 8 18 18 32 ऐसा कुछ था ना। तो आधुनिक आवर्त वर्ग 1 में कितने तत्व हैं? मात्र 2 तत्व हैं। कितने हैं? 2। तो आंसर ओहो मिस्टेक हो गया, 2 तत्व, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, काला धातु किस तत्व को? और भाई ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, काला धातु काला सोना ग्रेफाइट को कहा जाता है। काली होती है ना, काली ग्रेफाइट कार्बन का रूप है ना, हाँ ठीक है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या, भाई ये क्वेश्चन जान लो, आंसर इसका 11 है, बट 11 कौन कौन सी होती है वो देख लो आप, ठीक है। पहली हाइड्रोजन, दूसरी ठीक है हाइड्रोजन होगा, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा फ्लोरीन, ठीक है, और 5वां क्लोरीन। तो यहाँ से याद रखना, जो आपको ये 5 गैसें मिल गई हैं, ये अभी 5 ही हुई हैं, अभी 6 और बाकी बताना है। ये 5 गैसें जो हैं ये द्विपरमाणविक हैं, मतलब ये जो गैसें हैं, कब देखो H2 लिखा है ना, हमेशा H2 ही लिखा जाएगा, कभी H नहीं लिखा जाएगा। अगर H लिखा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, हाइड्रोजन तत्व है। तो ध्यान रखना, ये जो गैसें हमेशा द्विपरमाणविक के रूप में रखाई जाती हैं, H2 N2 O2 F2 Cl2, ये हमेशा ऐसी लिखी जाएंगी, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये तो द्विपरमाणविक। और 6 अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, 6। तो 5 और 6 कितनी हो गई? 11। तो ये टोटल 11 गैसें हैं आवर्त सारणी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करो, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा? भाई सबसे भारी अगर तत्व की बात करें तो ओस्मियम, जो सबसे भारी तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में वो आपका ओस्मियम है, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व जिस तत्व का है वो क्या है? ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है? ओस्मियम। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ओस्मियम का। तो ध्यान रखना है। सबसे हल्का कौन था? हल्का कौन बताया था मेरे भाई? हल्का मैंने किसको बताया था? लिथियम। जो लिथियम है वो सबसे हल्का तत्व है, लिथियम मेरे भाई सबसे हल्का है। और सबसे भारी कौन है भाई? सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? ओस्मियम, ठीक है। एक और बात यहाँ से एक चीज और समझो, देखो अब हम पूछें कि प्रबल अपचायक कौन है? प्रबल अपचायक कौन है? अगर हमारा ये क्वेश्चन आया कि प्रबल अपचायक कौन है, एक क्वेश्चन और समझो, प्रबल अपचायक, अपचायक प्रबल अपचायक कौन है? तो आंसर दे देना लिथियम। प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम, ठीक है। अगर हम बोल दें कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक, तो आप आंसर दे देना फ्लोरीन। सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। और प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। ऑक्सीकारक मतलब उपचायक, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव खाली स्थान को एक ही स्थान पर, मतलब मेंडलीव जो थे, मेंडलीव साहब थे, मेंडलीव खाली स्थान को एक स्थान प्रदान नहीं कर सके थे, मतलब मेंडलीव ने किस एक तत्व को एक ही स्थान प्रदान नहीं किया था, तो वो आपका हाइड्रोजन था। मैंने पहले ही बता दिया था, एक वर्ग 1 और वर्ग 7 में रखा था, कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए से वो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, तो वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसने अष्टक नियम दिया था? तो भाई अष्टक नियम किसने दिया था भाई? न्यूलैंड साहब थे, इन्होंने अष्टक नियम दिया था, है ना। अब भाई ग्राफीन क्या है? भाई ग्राफीन क्या है? देखो मैंने आपको बताया था कार्बन का जो अपर रूप है क्या है ना, हाँ हीरा, ग्रेफाइट, है ना, फुल्लेरीन, ये कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो जो ग्राफीन है ये फुल्लेरीन का ही मिलता जुलता मान लो, फ्लोरीन का ही दूसरा नाम मान लो, या मिलता जुलता मान लो, तो मतलब जो ग्राफीन है वो कार्बन का ही अपर रूप है। क्या है सर? कार्बन का ही अपर रूप, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। तत्व सीसा का, अब भाई ये तो कौन नहीं बता पाएगा, ये सब जानते हैं ना, प्लेट जो है ना, लेड या सीसा। एक बात और याद रख लो, इस सीसा से जो हम टाँका लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टाँका लगाने में इस सीसा का यूज़ होता है, टाँका लगाने में, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई, है ना। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में केवल सामान्य वायुमंडलीय तत्व में से गैसें कितनी है? भाई गैसें कितनी है? तो ये तो हम पहले जान चुके, गैसों के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो गैसें कितनी है? 11 हैं, ये तो हमने पहले कर लिया क्वेश्चन, है ना, कोई बात ही नहीं है। इनमें से कौन एक धातु नहीं है? भाई धातु नहीं है, लोहा धातु है ना, टिन धातु है, तांबा धातु है, लेकिन सेलेनियम है Fe, ये नहीं धातु, ये अधातु है, ठीक है। ये क्या है सर? अधातु है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी गैस को अजनबी या स्ट्रेंजर? भाई जिनोन। जो अजनबी या स्ट्रेंजर गैस है ना, अजनबी या जिसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, वो आपकी जिनोन है मेरे भाई। क्रम बिगड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की जो संख्या है 60 से भी ऊपर है, ठीक है। क्रम बिगड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो आपको दिख रही है ना, आपने अगर किया होगा क्वेश्चन को काउंट किया होगा तो 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे समझो और विशेष बातों को थोड़ा सा जान लो।
ठीक है। अब यहाँ से एक बात हमें ये याद रखनी है, कि जो आपका एक यहाँ से तत्व याद रखेंगे H2SO4, जिसे अम्लों का राजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। H2SO4 क्या है? अम्लों का राजा। आप सब जानते हो ये क्या है? अम्लों का राजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रॉल, मतलब इसको विट्रॉल तेल भी बोलते हैं, विट्रॉल। ठीक है ना, ध्यान रखना, विट्रॉयल तेल। विट्रॉयल जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको विट्रॉयल तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? विट्रॉयल तेल इसको बोलते हैं। किसको मेरे भाई? जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको विट्रॉयल तेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे लगा कि ये आ सकता है तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, आगे समझो। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो 3 हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। और एक बात याद रखो, जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है ना, रेडियो एक्टिव, मतलब रेडियो किरणों से बनाया गया है, ऐसा कहें कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, सबके परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन परमाणु भार इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन याद रखो, जो आपका सब, अब क्वेश्चन देखो, किसी ना देखो प्रत्येक तत्व के 2 या 2 से अधिक है ना, कोई के 3, कोई के 4 ऐसे समस्थानिक हैं, लेकिन इन आवर्त सारणी में एक ऐसा भी तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है, तो वो है आपका पोलोनियम PO, जिसके समस्थानिक कितने हैं? 27। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो वीडियो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे भाई एक लाइक तो दे आओ, है ना। मैंने आपको इतने समय तक मेहनत की आपके साथ में रह गए, तो एक लाइक तो यार आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइक लगाओ वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं, मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।